Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this video we are going to talk about software requirement specification, that is SRS. So as you all know कि ये CS619 जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है आपका, उसकी फ़र्स्ट असाइनमेंट है, दैट इज़ SRS. ठीक है. सो यहाँ पे बेसिकली जो है वो मेरा जो प्रीवियस सेमेस्टर में अपना प्रोजेक्ट था खुद का फाइनल ईयर में, मैं उसका SRS जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी एंड इसमें हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि आपको कौन सा इसका जो पार्ट है वो किस तरह से अटैम्प्ट करना है एंड व्हाट शुड बी द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू आर गोइंग टू फॉलो. ठीक है. तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपको टेम्पलेट जो है वो ऑलरेडी मेड मिलती है एंड राउंड अबाउट हर प्रोजेक्ट की जो है वो सेम टेम्पलेट आपको मिलेगी. अब टेम्पलेट यानी कि जब आप अपने LMS पे जाते हैं तो असाइनमेंट जैसे ही इसकी SRS की स्टार्टिंग डेट स्टार्ट होगी, उसके बाद क्या होगा कि आपके LMS पे आपके प्रोजेक्ट्स में असाइनमेंट सेक्शन में आपको डाउनलोड फाइल्स में जो है वो मिल जाएगी टेम्पलेट. अब उसमें ये बेसिक चीज़ें होंगी, यानी कि आपको बताया होगा कि ये जो है वो इसमें आपने फिल करना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे इंटर करना है. ठीक है. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि माय प्रोजेक्ट वाज अबाउट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो इसका नाम था जी कैंपस नेविगेटर. उसके बाद अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का हमारा डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे हमने लिख दिया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. अच्छा, अब यहाँ पे वर्जन 1.0 इसलिए है क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हम बना रहे हैं. ठीक है. अगर आपके सुपरवाइज़र कल को कोई उसमें रिवीजन्स लगाते हैं, यानी कि ये चीज़ें ठीक आपने करनी है, और आप सेकंड टाइम उसको जब सबमिट करवाएं अगर, तो यहाँ पे 1.1 हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. तो अगर हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे बना रहे हैं तो आपको 1.0 लिखना है. उसके बाद ये व्यू का लोगो एज इट इज़ आपको टेम्पलेट में ही मिल जाएगा. फिर उसके बाद हमारा ये सुपरवाइज़र का नेम था एंड देन ग्रुप आईडी. अगर आपकी जो भी ग्रुप आईडी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी. अगर आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कर रहे हैं फिर भी आपकी ये आईडी होगी कोई ना कोई, और इसी तरह हमारा क्योंकि प्रोजेक्ट था मेरा भाई के साथ था तो हमारी ग्रुप आईडी ये थी, तो हमने यहाँ पे जो है वो ये लिख लिया. ठीक है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं. यहाँ पे रिवीजन हिस्ट्री की भी टेम्पलेट में होगा. अब इसमें बेसिकली हमने क्या करना है कि आप जिस डेट पे सबमिट करवाएं, मतलब एक दो दिन पीछे का मैंने शायद लिख दिया था, या एज इट इज़ जो भी आपकी लास्ट डेट होगी वो आपने यहाँ पे इस फॉर्मेट में डे मंथ एंड ईयर में आपने यहाँ पे डेट लिखनी है. वेरिएंट का मैंने आपको बता दिया. अच्छा, अब ये डिस्क्रिप्शन क्या है ऑथर में. अगर आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको बस अपना रोल नंबर लिखना है एंड अगर दो ग्रुप मेंबर्स हैं तो आपको दोनों का लिखना है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या है कि जिस तरह अब ये मेरे पास पिछले सेमेस्टर का है कि जो भी मेरे प्रोजेक्ट की ये डिस्क्रिप्शन थी ना जो LMS पे आपको लिस्ट के टाइम पे मिलती है, वो मैंने यहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख ली थी. ठीक है. और अब इसमें देखें, आपने इस सारे को जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है ChatGPT पे, और सबसे पहले आपने ChatGPT को कहना है कि भाई मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन बताओ. ठीक है. तो वो कह देगा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि जो आपका SRS है वो की फ़ीचर्स इसके बता रहा है, और उसके अलावा इसमें हमने व्यू प्रोसेस मॉडल यूज़ किया है, इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये हैं एंड नॉन फंक्शनल ये हैं. कहने का मकसद है कि ChatGPT इसको आपको पैराग्राफ की फॉर्म में थोड़ा सा जल्दी और अच्छे से करके दे देगा, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहें तो भी कोई मुश्किल बात नहीं है. इसमें बस आपने जो है वो अपने प्रोजेक्ट का बेसिक इंट्रो देना है और उसको डिस्क्राइब करना है कि ये कर क्या रहा है. ठीक है. अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं. यहाँ पे देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है. अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करें और लाइक हाइपर लिंक जिस तरह हम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कंट्रोल एंड देन आपने इस पर क्लिक किया तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे. ठीक है. तो मतलब इस तरह से आप इसमें लिंक्स भी वो कर सकते हैं, और वैसे भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है. अब यहाँ पे देखें सबसे पहले आ जाएगा जी स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट. अब स्कोप अगेन आप दोबारा ChatGPT को बोल सकते हैं ताकि वो आपको अच्छे से इंग्लिश सेट करके दे दे, या अगर आप खुद बनाना चाहें तो आपने यहाँ पे स्कोप कहने का मकसद है कि ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपके प्रोजेक्ट की है, वो रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने जा रहा है. ठीक है. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें करना क्या है वगैरह वगैरह. तो ये हमारे प्रोजेक्ट का पूरा स्कोप था. अब यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपने प्रोजेक्ट की रीडिंग करके बताऊँ तो वो फ़िलहाल आपकी किसी काम की नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि मेन आइडिया के इसमें जो है वो आपने स्कोप इस तरह से लिखना है. अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. तो आपके प्रोजेक्ट में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो यहाँ पे सारी मेंशन्ड है, जैसे यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, देन कैंपस नेविगेशन, उसके अलावा सर्च फंक्शनैलिटी, कोर्स कैजुअल इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह. तो आपने अपनी जो है वो सारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में है ना, आपने मेक श्योर करना है कि वो सारी आपने यहाँ पे जो है वो अच्छे से लिखी हो. ठीक है. और उनको थोड़ा सा एक एक लाइन दो दो लाइन में डिस्क्राइब भी कर देना है. अब जैसे देखें यहाँ मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कुछ तो मेरे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में आगे सब रिक्वायरमेंट्स भी थी, यानी कि मेन हेडिंग के कुछ पार्ट्स थे, और जिनके नहीं थे वो मैंने यहाँ पे खुद से बना लिए थे ताकि प्रेजेंट करने में थोड़ा जो है वो ज़्यादा अच्छा लगे.
तो यहाँ पे जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं। अब आ जाती हैं नॉन फंक्शनल। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आमतौर पे आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में नहीं होंगी, तो वो आपको जो है वो खुद से लिखनी होंगी। तो अगेन चैट जीपीटी कैन हेल्प यू आउट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं हेल्प लेना चाहते, खुद से करना चाहते हैं, या इवन आप गूगल पे कुछ भी किसी अच्छे से वेब पेज से, किसी वेबसाइट से जो है वो उठा सकते हैं मटेरियल, तो इस चीज़ में आई डोंट थिंक सो कि इतनी कोई प्लेजरिज्म जो है वो काउंट होती है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्योंकि तकरीबन हर प्रोजेक्ट की राउंड अबाउट सेम ही होती हैं, नॉन फंक्शनल होती हैं जिसमें आपने ऐसा उसकी फंक्शनैलिटी नहीं होती आपके प्रोजेक्ट की, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस सिस्टम से कि वो ये चीज़ें जो है वो इन चीज़ों को कंसिडर करेगा या इन चीज़ों को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस हम चाहते हैं कि क्विक हो, दैन स्केल करना उसको अगर वो ग्रो हो जाए तो उसको हैंडल करना आसान हो, दैन सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि यूज़र्स का जो है वो ट्रस्ट लेवल आपकी ऐप पे या आपकी वेब पेज पे जो है वो बिल्ड हो, एंड दैन अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा ये यूज़ेबल होना चाहिए, इसका इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो आपने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लिख लेनी है। अच्छा जी, अब यूज़ केस डायग्राम अगर आप लोग कहेंगे तो इसमें लाइक एसआरएस में और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में जितने भी डायग्राम्स वगैरह हैं मैं उनको अलग अलग से आप लोगों को करके दिखा दूंगी और बता दूंगी कि इस तरह से बनाना है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं क्योंकि ओवरव्यू दे रही हूँ आपको एसआरएस का कि आपने क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको बना बताती हूँ। अच्छा, यूज़ केस डायग्राम में सबसे पहले जो सुपरवाइज़र हैं वो ये चेक कर रहे होते हैं कि आपने जो है ये सिस्टम की बाउंड्री बनाई है या नहीं, यानी कि जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है दैट इज़ द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, या जो भी आपका पूरा है, ठीक है, यूज़ केस। तो यहाँ पे आपने वो बाउंड्री बना के एंड उसमें प्रॉपर आपने अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैंपस नेविगेटर। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारी यूज़ केस डायग्राम होती है ना, इसमें ये एक्टर्स होते हैं कुछ, और एक्टर्स जो हैं वो पूरे सिस्टम के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग यूज़ केसेस। तो अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास चॉइस थी कि मैं सारे एक्टर्स एक तरफ बना देती, लेकिन उससे थोड़ा सा मैसी यूज़ केस डायग्राम बन रहा था, तो आप आधे इधर और आधे उधर कर लें थोड़ा सा नीट लुक के लिए। उसके बाद ये सारे यूज़ केसेस हैं, और यहाँ पे एक चीज़ जो सुपरवाइज़र जो है वो अक्सर गौर कर रहे होते हैं, इसमें देखें कि जो यूज़ केसेस होते हैं ना, मैंने इनको इंक्लूड या एक्सटेंड, यानी कि ये एक दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि आगे उनकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, तो इंक्लूड और एक्सटेंड इन दोनों में एरोज़ का भी डिफरेंस है। जो इंक्लूड है वो मेन से चाइल्ड के पास जो है वो जा रहा होता है, और सेम अपोजिट गोज़ फॉर एक्सटेंड। तो आपको इसको डिस्क्राइब भी करना आना चाहिए क्योंकि फ़ाइनल वाइवा में आपको चाहिए होगा ये, और उसके अलावा आपको इनकी फंक्शनैलिटी पता होना चाहिए। और अगर आपने इस तरह की यूज़ केस डायग्राम बनाई है जिसमें या तो आपने ये हेडिंग नहीं ऊपर लिखी हुई, या आपने इसकी सिस्टम की बाउंड्रीज़ नहीं बनाई, या आपने इंक्लूड एक्सटेंड एक भी यूज़ नहीं किया हुआ, इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो मेक श्योर कि इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी अपनी जो है वो इसमें ऐड कर लें। इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, और अगर आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लें सो इट विल बी अ चेरी ऑन द टॉप, और सुपरवाइज़र को लगेगा कि हाँ वाकई आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाता है यूजेज सिनेरियोज़। अच्छा, अब यूजेज सिनेरियोज़ का क्या है, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे यूज़ केसेस बनाए हुए ना, अब यूज़ केसेस में आपने देखना है लाइक जितने भी आपके यूज़ केसेस हैं यूज़ केस डायग्राम में, मेक श्योर करें कि यूजेज सिनेरियोज़ में आपने उनको जो है यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। जैसे ऊपर एक यूज़ केस था मेरा रजिस्टर इनटू ऐप, यानी कि यूज़र या स्टूडेंट या कोई भी फैकल्टी एडमिन वगैरह वगैरह वो रजिस्टर करेगा मेरी ऐप में, तो उसका यूज़ केस का ये टाइटल हो गया। अच्छा, अब जितने भी यूज़ केसेस होंगे हर किसी की आपने आईडी देनी है। अब आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने यूज़ केस के लिए यूज़ किया, और मुझे पता नहीं था कि आगे कितने यूज़ केस हैं फॉर एग्जांपल, तो मैंने 001 से स्टार्ट कर लिया 3 डिजिट्स बनाने के लिए। उसके बाद यूज़ केस से कौन कौन जो है कौन कौन सा पर्सन कौन कौन सा एक्टर इंटरेक्ट करेगा उसका आपने लिख लिया। एक्शन क्या होंगे, अब फॉर एग्जांपल आपने ऐप में रजिस्टर करना है तो सबसे पहले यूज़र ओपन करेगा ऐप को, फिर वो जाएगा रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन पे, फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करेगा, फिर फॉर्म सबमिट करेगा, और उसको कन्फर्मेशन लेटर जो है या कन्फर्मेशन मेल जो है वो मिल जाएगी। फिर उसमें आपने डिस्क्राइब करना है ऑल्टरनेटिव पाथ्स के। समटाइम अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या ऐप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही वगैरह वगैरह, तो फिर क्या होगा, और यूज़ केस से पहले की क्या क्या कंडीशन थी, पोस्ट कंडीशन क्या थी। तो मतलब इस तरह से आपने जो है वो बनाना है, और हर यूज़ केस में आपने जिस तरह आप ये देख रहे हैं मैंने ऑथर्स के नेम यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह आपके यूज़ केस में जितने भी बनते हैं यूज़ केसेस, आप इनको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करें, इनके सिनेरियोज़ लिखें। यहाँ पे अब देखें अभी तक मेरे यही चल रहा है। और जिस तरह अगर एक यूज़ केस को आगे मैंने इंक्लूड या एक्सटेंड किया हुआ था, तो फॉर एग्जांपल फोर्थ को किया हुआ था तो 4.1 2 3 इस तरह करके भी आगे आपने प्रॉपर मेंशन करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है। अच्छा, एडॉप्टेड मेथडोलॉजी। ये अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उसमें आपने एडॉप्टेड मेथडोलॉजी
जो है वो वीयू प्रोसेस मॉडल लिखना है, क्योंकि वीयू प्रोसेस मॉडल में आपने कहना है कि भाई ये दो प्रोसेसेस को जो है वो आपस में इनकलकेट करता है। वन इज़ द स्पायरल मॉडल एंड द नेक्स्ट वन इज़ वाटरफॉल मॉडल। तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ये आपस में इनहेरिट करता है, ब्लेंड करता है, तो इसलिए हम वीयू प्रोसेस मॉडल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि वीयू प्रोसेस मॉडल की ये डायग्राम है। अगर आप लोग गूगल करें तो, क्योंकि काफ़ी सालों से ये हमारे स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, तो वीयू प्रोसेस मॉडल की मुझे गूगल पे भी काफ़ी सारी जो है वो डायग्राम्स ऑलरेडी मिल गई थी, एंड इवन ये भी मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट की हुई है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा दिल करे तो आप खुद से भी इसको बना सकते हैं डेफिनेटली। और यहाँ पे देखें इसका मकसद क्या है। अब मैं ये थोड़ा सा डिस्क्राइब इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके फाइनल वाइवा में भी हेल्प हो जाएगी। अब जैसे देखें कि वीयू प्रोसेस मॉडल में बेसिकली वाटरफॉल का ब्लेंड है। अब वाटरफॉल में क्या होता है कि हर चीज़ सीक्वेंशियल चलती है, लाइक सीक्वेंस वाइज, कि आपका एक फेज कंप्लीट हुआ है एंड देन यू गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इसी तरह क्योंकि ये स्पायरल को भी थोड़ा सा वो करती है, तो स्पायरल में बेसिकली हम रिस्क को एनालाइज कर रहे होते हैं, रिस्क एनालिसिस चल रहा होता है। तो यहाँ पे देखें कि आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस की एंड देन यू वेंट फॉर रिस्क एनालिसिस। आफ्टर दैट केम द सिस्टम डिज़ाइन, देन कम्स अगेन रिस्क एनालिसिस, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन रिस्क एनालिसिस। सो टिल द एंड यही चलता रहेगा। एंड इसीलिए हम कहते हैं कि वीयू प्रोसेस मॉडल जो है वो दो चीज़ों को कंबाइन कर रहा है। तो आपने एक अच्छी सी डायग्राम इसकी उठा लेनी है, और अगर नहीं उठानी तो आप इसको बना लें। और उसके अलावा फिर आपने बताना है वाई यू चोज वीयू प्रोसेस मॉडल, के व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड चूजिंग वीयू प्रोसेस मॉडल। तो अब अगेन ChatGPT आपकी हेल्प कर सकता है, नहीं तो आप खुद से लिखना चाहें तो खुद से लिख लें, नहीं तो किसी वेबसाइट से आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच है और इससे क्वालिटी इन्हेंस होती है एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेशन, यानी कि आप एक स्ट्रक्चर या प्रॉपर सीक्वेंस की फॉर्म में एक स्टेप से आगे जाते हैं। एंड टिल ऑल दिस प्रोसेस यू कंटिन्यू टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ मिसिंग क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ आपने इसमें लिख लेना है। रिस्क को ये मिटिगेट करता है, रिड्यूस करता है, एलिमिनेट करता है, एंड इट इज़ अडेप्टेबल टू चेंजेस, के कल को अगर आपके प्रोजेक्ट को कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी हो तो ये इसके लिए भी जो है वो ओपन है। तो ये सारा कुछ लिख लिया। उसके बाद यहाँ तक वैसे काफ़ी था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए वाटरफॉल मॉडल का अलग से बता दिया कि वाटरफॉल मॉडल जो है वो सिक्वेंशियल है, और उसकी एक डायग्राम गूगल से मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। इसी तरह स्पायरल मॉडल का मैंने लिखा, अगेन यहाँ पे देखें जिस तरह ये रिस्क एनालिसिस हर चीज़ में चल रहा है, तो ये भी यहाँ पर मैंशन कर दिया। फिर यहाँ पर हो गया ये स्टेप कम्प्लीट, एंड हेयर कम्स द लास्ट पार्ट। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने वर्क प्लान बनाना है, ठीक है। अब वर्क प्लान में आप यहाँ पे देखें स्टार्ट और एंड डेट्स तो खैर ये एक्सपेक्टेड चल रही हैं, क्योंकि 7th सेमेस्टर में मुझे नहीं पता था कि हमारा फाइनल ईयर कब कंप्लीट होगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो बस स्टार्टिंग डेट थी ना SRS की, वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। अब 12 नवंबर से, अब यहाँ पे देखें कि कब तक गए हैं, तकरीबन 30 अप्रैल तक, तो सॉरी 5 मई तक। तो अब इसमें बस एक आधा हफ़्ता कह लें कि आगे पीछे होके हो ही जाता है तकरीबन कंप्लीट। लेकिन खैर इसका एग्जैक्ट बाद में फॉलो आना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि जिस तरह हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, सो यू हैव टू मेक अ वर्क प्लान ओवर हेयर। यहाँ पे अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल ये जितने भी फेजेस हैं या टास्क हैं, कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर की, फिर यूज़ केस डायग्राम, यहाँ तक तो आपका ये SRS का ही चल रहा है। फिर ER डायग्राम से लेके जी 12th तक टेस्ट केसेस तक आपका DD है, यानी कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, इसमें ये सारा कुछ होगा। एंड उसके बाद प्रोटोटाइप के लिए थोड़े से हमने दिन निकाले 13 डेज़, और फिर फ्रंट एंड से लेके मेंटेनेंस तक हमने जो है ये सारे डेज़ बाकी डिवाइड कर दिया। तो आपने स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, ये सारा कुछ बना लेना है, और इसके लिए आपको काफ़ी ऑनलाइन टूल्स जो हैं वो हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वर्क प्लान का मकसद था कि आपने आखिर में इसका गैंट चार्ट बनाना है। सो यहाँ पे देखें कि ये गैंट चार्ट है। अब गैंट चार्ट बनाने के लिए आप लोग डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अगेन ऑनलाइन भी हो सकता है, उसकी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, या इवन MS एक्सेल पे आप लोग बहुत अच्छा बना सकते हैं, MS प्रोजेक्ट पे आपका बन जाएगा, कैनवा पे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें अब ये मैंने SRS का बनाया हुआ है, और फिर SRS से डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, एंड इसको यहाँ पे थोड़ा सा डेट्स की फॉर्म में जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब भी किया हुआ है। और यहाँ पे देखें ये गैंट चार्ट है, सॉरी वो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है, और ये गैंट चार्ट है। तो मतलब ये सिमिलर चीज़ें हैं, बस ये आपको ये बता रही हैं कि यहाँ से यहाँ तक डेट पे आप ये काम करेंगे वगैरह वगैरह। सो ये बेसिकली SRS है, और SRS को अच्छे से आपको डिस्क्राइब इसलिए करना आना चाहिए क्योंकि फ़ाइनल वाइवा में जो है वो आपने फ़ाइनल डिलीवरेबल्स जो हमारे होते हैं, उसमें एक फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट की असाइनमेंट होती है, समझ लें, उसमें ये डिफरेंट चीज़ें आपने ऐड भी एक तो करनी होती हैं, और दूसरा वाइवा के ड्यूरिंग जो है वो सुपरवाइज़र आपसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर आपने खुद से SRS बनाया होगा, सो यू विल बी बेटर एबल टू डिस्क्राइब हिम और हर ड्यूरिंग वाइवा। तो ये सारा कुछ इसमें है। अब इसमें गैंट चार्ट कैसे बनाना है, या यूज़ केस डायग्राम वगैरह वगैरह, इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, या इफ़ यू वांट कि मैं इस पर अलग वीडियो जो है वो अपलोड करूँ, सो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। सो ये ओवरव्यू था SRS का। और अगर इसमें अल्लाह ना करे कल को आपका कोई रिवीजन भी आ जाता है,
या फॉर एग्जांपल आपको वही 1.1 करना पड़ जाता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इससे ऐसा आपका CGPA भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, इम्पैक्ट नहीं होता उस पर। तो बस उसका यही मकसद होता है कि आपने कोई इम्प्रूवमेंट आपकी रहती है तो वो आपने उसमें ठीक कर लेनी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि SRS में अगर कोई कन्फ्यूजन है या अगर आपको लग रहा है कि आपने यूज़ केस डायग्राम ठीक बनाई है या कुछ ठीक किया या नहीं किया, तो आपको बार बार सुपरवाइज़र को इनबॉक्स नहीं करना है। जिस तरह अक्सर जो है वो कह रहे होते हैं कि एक बार सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करके चेक करवा लें पहले, मतलब LMS पे अपलोड करने के बजाय। सो आपने ये नहीं करना, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। उनको बार बार इनबॉक्स करके नहीं कहना टीम्स पे या ईमेल पे कि ये मेरा चेक कर लें, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने LMS पे भी आपका चेक करना है। सो आप इसको अपने एंड से ChatGPT या कहीं भी ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प से कोई वीडियो देख के किसी भी चैनल की जहाँ से आपको ठीक लगे वो आप एक बार अच्छे से जो है वो करें और ख़ुद से अपना 100% दे के आप LMS पे सबमिट करें। अगर खुद का आपने मेहनत करके 100% दिया हुआ है, सो वेरी लेस चांसेस आर देयर कि आपका कोई रिवीजन आए। लेकिन अगर आप भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आप लोग उसको फिर दोबारा से ठीक कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट SRS, दैट इज़ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एंड दिस इज़ द असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ CS 619। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो, सो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट. And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon. See you soon in the next video. Till then, Khuda Hafiz.